सपना की आंख खुली तो डिम्पल की टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की स्पष्ट सी आवाज़ कानों में पड़ी। संभवतः वे वार्डन से छुट्टी देने की विनती कर रही थी। सपना की डिलीवरी हुए आज 10 दिन हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का ये अस्पताल घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। वे नवजात शिशु को सपना दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं अस्पताल वाले 2 दिन और क्यों रखना चाह रहे थे। सपना की भाभी डिम्पल के लिए घर अस्पताल दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पहली बार विदेश आई थी। यहाँ का रहन सहन, भाषा, तौर तरीके सब कुछ बिल्कुल अनजान। सुबह का नाश्ता, राजेश का खाना और सपना के लिए सूप और दलिया बनाकर 8 बजे वह तैयार हो जाती थी। ड्राइव करना उसे आता नहीं था, इसलिए कभी राजेश खुद छोड़ जाते या फिर कभी उसके लिए कैब कर देते। डिम्पल के रूम में घुसते ही सपना ने पूछा, क्या हुआ भाभी, मिल रही है क्या छुट्टी? पता नहीं, वार्डन बात करेगी। भाभी डिम्पल ने सपना को बताया। चलो छोड़ो, लो बेबी को फीड करा दो, टाइम हो गया है। उसने नन्हे गोल मटोल से अंक को सपना की गोद में दे दिया और खुद उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। आज खुद माँ बनने के बाद सपना को पहली बार महसूस किया कि भाभी के प्यार में भी माँ का दुलार ही झलक रहा था। बीता हुआ वक्त अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना गलत सोचती थी सपना डिम्पल के बारे में। हर वक्त उसने उसे नीचा दिखाने, हंसी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर सीधी सादी डिम्पल ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। उसकी निश्चल हंसी देखकर सपना कुड़ कर रह जाती थी। सपना और उसके बड़े भाई में 10 साल का अंतर था। भैया शुरू से ही शांत, गंभीर और पढ़ाकू टाइप के थे। कॉलेज के होनहार छात्रों में लोकप्रिय लेक्चरर। सपना बिल्कुल उल्टी, चंचल, प्रोफेशनेबल, चुलबुली और अपनी हर बात मनवाने वाली। माँ बाप और भैया की सबसे लाडली थी। सपना मजाल है कि भैया उसकी कोई बात टाल दे। पर उस दिन सपना का दिल शीशे की तरह चटक गया जब रोहन ने बताया कि वे गांव की अनाथ डिम्पल से विवाह करेगा। उसने तो पता नहीं अपने भैया की शादी के लिए क्या क्या सपने संजोए थे। भैया के लिए ऊंचे घराने की कई सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। सपना की पसंद मम्मी भी अपनी मोहर लगा देती, पर भैया, उन पर तो जैसे किसी का रंग ही नहीं चढ़ता था। 3 साल से यही सिलसिला चल रहा था। कानपुर से कुछ दूर गांव में सरकार ने नया कॉलेज खोला था और भैया को 6 महीने की डेपुटेशन पर भेज दिया गया था। गांव के प्राइमरी स्कूल में भैया ने डिम्पल को पहली बार देखा था। हिंदी पढ़ाते हुए, सांवले चेहरे पर मासूम सी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती ढीली सी चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, सादी सी सूती साड़ी में एक ही बार में वह भैया को भा गई थी। छोटे से गांव में 2-3 बार दोनों की मुलाकात हो गई थी। भैया उसके संस्कार और विचारों की स्पष्टता से बहुत प्रभावित हुए थे। डिम्पल ने भी झुकी पलकों से आदर्शवादी रोहन को अपना दिल दे दिया था। घर आकर जब भैया ने इस संबंध की घोषणा की तो मम्मी, पापा और सपना तीनों जैसे सदके में आ गए थे। सपना को तो 250 वाट का करंट लग गया था, पर रोहन अपने निर्णय पर अटल था। धीरे धीरे पापा को मान गए। माँ को भी निराशा हुई थी, पर वह कुछ भी नहीं बोल सकी। सपना वह तो बिल्कुल उखड़ गई थी। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था। विवाह आर्य समाज रीति रिवाज से बिल्कुल सादा समारोह में हुआ था। सपना बुझे मन से शादी में शामिल हुई थी। डिम्पल का स्वागत भी ठंडा ठंडा सा ही हुआ था। ससुराल में सपना के रूप में एक छोटी बहन सहेली मिल जाएगी। बहुत खुश थी डिम्पल, पर सपना का व्यवहार देखकर उसका कोमल मन आहत हो गया था। पर उसने अपने जज्बात दिल में ही दबा लिए थे। डिम्पल घर की जिम्मेदारियों में ऐसी रजबस गई थी जैसे दूध में शक्कर। सब उससे शालीन व्यवहार से कायल हो गए थे। समय बीत रहा था, पर सपना के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। शादी के 6 महीने बाद एक दिन पता चला कि माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और शुरू हो गया कीमो, रेडियोथेरेपी और इलाज का लंबा सिलसिला। 1 साल इसी में ही निकल गया। माँ की जिद थी कि उनके सामने सपना की भी शादी हो जाए। डिम्पल ने माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अपनी नई शादी के सुनहरे सपनों को फूंक मारकर हवा में उड़ाते हुए हर जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। माँ भी तो डिम्पल डिम्पल आवाज़ देते नहीं थकती थी। डिम्पल का जैसे जैसे घर में प्रभाव बढ़ रहा था, सपना को लगता था मानो उसके अधिकारों पर किसी ने कब्जा कर लिया है। पापा की आंखें बहू के आगे नम हो जाती थीं और रोहन ऐसी सेवाभावी जीवन साथी पाकर अपने को धन्य समझ रहा था। लेकिन छोटी बहन सपना की नाराज़गी अभी भी चट्टान जैसी कठोर थी, जिसे वे नहीं हिला सकी थी। सपना की एमए फाइनल ईयर की परीक्षाएं नज़दीक थीं। वे जानबूझकर घर से
बेखबर होकर अधिक से अधिक समय कॉलेज में और अपनी पढ़ाई में बिता रही थी। एक दिन शाम को डिम्पल माँ को व्हील चेयर पर लॉन में घुमा रही थी। पापा और रोहन वहीं बैठकर चाय पी रहे थे और तभी पापा के बचपन के दोस्त शर्मा अंकल गेट से दाखिल हुए। और भाई, अकेले अकेले चाय पी रहे हैं यार, कभी कभी दोस्तों को भी याद कर लिया करो। और भाई रोहन, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया अंकल, रोहन ने शर्मा अंकल के पैर छूते हुए कहा। तभी माँ और डिम्पल भी पास आ गए। कैसी हैं अब हमारी भाभी? शर्मा अंकल ने थोड़ा बैठते हुए माँ से पूछा। तो माँ फीकी सी हंसी हंस दी। भैया, इस बीमारी का तो नाम ही बुरा है। अब आपको तो सब पता है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। सपना की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाती तो मैं शांति से चली जाती। ओहो भाभी, अभी ऊपर वाले के यहाँ हाउसफुल चल रहा है, आपका नंबर इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ये सुनकर सब हंस पड़े। मैं अंकल के लिए चाय ले आती हूँ, कहते हुए डिम्पल अंदर चली गई। लो भाभी, आपकी चिंता दूर किए देता हूँ। सपना के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। अरे वह हमारी लखनऊ वाली जीजी है ना, उनकी नन्द का लड़का है। खूब जमेगी जोड़ी। ऐसा सुंदर सुशील आईटी इंजीनियर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये देखो। और शर्मा अंकल ने राजेश का फ़ोटो आगे कर दिया। बस एक ही समस्या है, लड़का अभी एक प्रोजेक्ट पर ऑस्ट्रेलिया गया है। हो सकता है कि हमारी सपना को कुछ साल वहीं रहना पड़े। राजेश के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर सब जैसे मोहित हो गए थे। पापा ने फ़ोटो माँ को देते हुए कहा, लो, दिखा देना अपनी लाडली को। सपना की मर्ज़ी जानना भी ज़रूरी है। लड़का आ रहा है अगले हफ्ते, वे लोग जल्दी जल्दी शादी में इंटरेस्टेड हैं, कहते हुए शर्मा अंकल जाने के लिए खड़े हो गए। सपना घर में घुसी ही थी। डिम्पल माँ को सूप पिला रही थी। दीदी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। पर सपना कोई जवाब दिए बिना ही चली गई और अपने कमरे में चली गई। माँ भी समझ गई थी ये कोई नई बात नहीं है। सपना कई बार अपने दोस्तों के सामने भी डिम्पल की ड्रेसिंग सेंस, सीधेपन की हंसी उड़ा चुकी है। रात को खाने के बाद माँ ने सपना को अपने कमरे में बुलाया। देख सपना, मेरी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है। तूने अभी तक तो हमेशा अपनी बात मनवाई है, पर आज तुझे मेरी बात गौर करना ही पड़ेगा। माँ ने फ़ोटो सपना के आगे कर दिया। मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और वह फ़ोटो वहीं पटक कर अपने कमरे में चली गई। क्या करूं इस लड़की का? माँ लड़खड़ाते हुए पलंग पर गिर गईं। डिम्पल ने सहारा देकर माँ को लिटा दिया और बोली, माँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए दीदी को, वे बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। मैं ये फ़ोटो दीदी की टेबल पर रखाती हूँ। डिम्पल ने माँ को समझाते हुए कहा। अगले हफ्ते राजेश अपने मम्मी पापा शर्मा अंकल के साथ घर आए थे। सपना बेमन से राजेश से मिलने को राज़ी हो गई थी। सपना की सुंदरता और स्मार्टनेस ने सभी को बहुत प्रभावित किया। नज़रें चुराते हुए सपना भी राजेश के चुंबकीय व्यक्तित्व की ओर सहज ही आकर्षित हो गई। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद अगले महीने सपना के फाइनल एग्ज़ाम के तुरंत बाद विवाह का मुहूर्त निकाल दिया गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। भैया की शादी के सारे अधूरे ख्वाब सपना ने अपनी शादी में पूरे कर लिए थे। शादी में भैया ने पहली बार खुशी से डांस किया था। घर मेहमानों से भर गया था। डिम्पल ने सबकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी और ऊपर से बीमार माँ का ध्यान भी उसे अपने सजने संवरने का भी होश नहीं था। बहुत खुशी से उसने शादी के सारे काम निपटाए थे। विदाई के समय सपना माँ के गले लगकर रोए जा रही थी। उसे डर था कि पता नहीं अब माँ को कब देख पाएगी। डिम्पल, भैया, पापा सब रो रहे थे, लेकिन सपना भाभी के गले नहीं लगी थी। राजेश की छुट्टियां समाप्त होने को थीं। 2 दिन बाद ही उसकी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट थी। ऑस्ट्रेलिया में अभी उनका मधुमास ही चल रहा था कि एक दिन खबर आई कि माँ चल बसी है। 7 समंदर पार से इतनी जल्दी आना संभव नहीं था। माँ की फ़ोटो गोद में लेकर बहुत दिनों तक रोती रही थी, पर राजेश के प्यार ने उसे संभाल लिया था। समय सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। जीवन अपने अपने रास्ते पर चल रहा था। जब भी घर पर बात होती तो पापा पूरे समय लक्ष्मी जैसी बहू डिम्पल की ही माला जपते रहते और सपना चिढ़कर फ़ोन रख देती। और जब उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वह
राजेश के गले लगकर लगभग रो ही पड़ी थी। राजेश ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम दुखी हो रही हो? नहीं राजेश, तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा यूट्रस छोटा है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। ऐसे में 9 महीने बेड रेस्ट कैसे करूँगी? कौन संभालेगा सब कुछ? इस अनजान देश में ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई आस पड़ोस, और ना कोई नौकर चाकर, और ना ही मेरी कोई ख़ास सहेली है। ऐसे समय में कितनी याद आती है अपनों की, यूँ दूर बैठा व्यक्ति ही समझ सकता है। 1 महीना तो राजेश ने घर पर रहकर ही काम किया। वे ऑफिस और घर दोनों को संभालते रहे। कई बार बाहर से खाना मंगवा लेते, जैसे तैसे करते 4 महीने निकल गए। अब डॉक्टर ने सपना को बिल्कुल बिस्तर से उतरने के लिए मना कर दिया था। वह अपनी सासू माँ को भी नहीं बुला सकती थी। उनका 1 महीने पहले ही घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। पापा और भैया को परेशान नहीं करना चाहती थी, और डिम्पल भाभी उनसे किस मुँह से कहती? उनको तो वे अपना दुश्मन समझती थी। पर राजेश के दिल में भाभी के लिए बहुत आदर था। 1 हफ्ते बाद ही अचानक रात को भैया का फ़ोन आया कि डिम्पल की फ़्लाइट सिडनी के लिए रवाना हो गई है। सपना एक बार तो सुनकर सन्न रह गई। जो औरत लखनऊ से बाहर कभी अकेले नहीं गई, वह पहली बार अकेली अपने देश से इतनी दूर आ रही है, वह भी मेरे खातिर। उसका मन थोड़ा सा तरल हो गया। अगले दिन जैसे ही डिम्पल राजेश के साथ एयरपोर्ट से घर पहुंची, सपना ने डिम्पल का स्वागत मुस्कान के साथ किया, लेकिन अभी भी उसमें गर्माहट नहीं थी। लेकिन डिम्पल के मासूम चेहरे पर प्यार के भाव थे। उसने सपना का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया। तुम और राजेश अकेले परेशान होते रहे, मुझे बताया नहीं। चलो अब मैं आ गई हूँ, अब मैं सब संभाल लूँगी। और वाकई डिम्पल के आते ही सब कुछ बदल गया। 8वां महीना ख़त्म होने ही था। सपना को अचानक लीवर पेन शुरू हो गया था। राजेश और डिम्पल आनन फानन में ही सपना को अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने सपना को देखते ही कहा कि कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि खून की ज़रूरत पड़े, और हमारे ब्लड बैंक में सपना के ब्लड ग्रुप का ब्लड आज ही ख़त्म हुआ है। इतनी रात को तो ब्लड मिलना ही मुश्किल होगा। अब आप किसी तरह इंतज़ाम कीजिए। राजेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा कि आप मेरा टेस्ट कर लीजिए, लेकिन राजेश का ब्लड ग्रुप अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने अपने ऑफिस के 2-3 लोगों से फ़ोन पर बात की, लेकिन किसी का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी डिम्पल ने स्थिति समझते हुए कहा कि आप चिंता न करें, एक बार डॉक्टर को मेरा ब्लड भी टेस्ट करा लेने दीजिए। किस्मत अच्छी थी, डिम्पल का ब्लड सपना के ब्लड ग्रुप से मिल गया था। तुरंत ही सर्जरी का डिलीवरी करा दी गई। डिम्पल की 2 यूनिट खून से सपना को ख़तरे से बचा लिया था। जब सपना को होश आया और राजेश ने उसे सारी बात बताई, तो सपना फपक कर डिम्पल से लिपट कर रो पड़ी। बरसों से दुख, ग्लीन, पछताव का बांध टूट कर बह गया। वह बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, शायद माँ, पापा, भैया कोई भी नहीं कर पाता। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। डिम्पल ने उसे चूमते हुए कहा, हट पगली, इतनी खुशी का मौका है और तू रो रही है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। डॉक्टर के कमरे में आने की हट से सपना अचानक वर्तमान में लौट आई। हाँ तो यंग लेडी, हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपकी भाभी ने हमें आखिर कन्विंस कर ही लिया। किस्मत अच्छी थी, लेडी डॉक्टर भी भारतीय थी, और डिम्पल भाभी ने अपने व्यवहार से उनसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। घर पहुंची तो देखा घर पर भी भाभी ने सौंठ और गोंद के लड्डू, मालिश का तेल, सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है। पता नहीं डिम्पल जैसी शख्सियत को किस मिट्टी से बनाया जाता है। सेवा करते करते कभी थकती ही नहीं थी। वह भी बिना किसी शिकन के। अगले हफ्ते ही डिम्पल का भारत लौटने का टिकट था, और सपना का दिल बैठा जा रहा था। आज सुबह से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा कि डिम्पल जो कल भाभी बनकर आई थी, उसकी माँ बनकर जा रही थी, और एक बार फिर माँ से बिछड़ना सपना के लिए असहनीय हो रहा था। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।